हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आप सब आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में बेटा जो हमारा लेक्चर कवर होगा वो होगा ऑन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से अपने देश का नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने एक्सपेंडिचर मेथड का कंसेप्ट पढ़ा था। सारे के सारा जो बोलते हैं ना कि मीनिंग, फॉर्मूला और जो भी इसका कोर कंसेप्ट है वो हम अच्छे से देख कर आ गए थे। हमने देखा था कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से हम अपने देश का नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो हमने कंसेप्ट लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से देख लिया था, बट राइट नाउ आज की क्लास में बेटा हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिससे कि हम अपने इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकली क्या कर दें, स्ट्रॉन्ग कर दें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि नेशनल इनकम आप कैलकुलेट करें एक्सपेंडिचर मेथड से। सो दैट्स वाई आपको एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करना आना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे आपको पहला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, वो इस तरीके से है कि कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। आपको अपने देश का नेशनल इनकम निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से। क्वेश्चन में आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, एक्सपोर्ट दिया है 400 रुपीज, इम्पोर्ट दिया है 120, डेप्रीसिएशन दिया है आपको बेटा 100, NFIA दिया है बेटा आपको 100 और NIT भी आपको दिया है 100 रुपए के साथ। ये पूरा डेटा आपके सामने है बेटा, और इस डेटा का आपको ध्यान में रखते हुए आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले अपना आंसर नंबर 1 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें अपना मेनली कैलकुलेशन करना है किसका, नेशनल इनकम का। तो हम यहाँ पे बता देंगे कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम हम फॉलो तो करेंगे, पर मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और याद रखना नेशनल इनकम टोटल 3 मेथड से निकाला जा सकता है, जिसमें आपने 2 मेथड ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड। ठीक है, अच्छा, याद रखें जब भी आप बोलते हैं ना कि वैल्यू एडेड मेथड या इनकम मेथड, या आज जो करंटली हमारा लास्ट मेथड चल रहा है नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड, जब आप ये मेथड लगाते हो ना तो आपका नेशनल इनकम यानी NNPFC एग्रीगेट होता है नेशनल इनकम का, तो ये डायरेक्ट निकल कर नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों। आपको ना इसको निकालने के लिए, NNPFC नेशनल इनकम को निकालने के लिए अदर रिलेटेड एग्रीगेट्स ढूंढने पड़ते हैं पहले। तो मेरे बच्चे यहाँ पर ना देखो, जैसे वैल्यू एडेड मेथड में हमारा GDP MP निकल कर आता था, इनकम मेथड से हमारा डोमेस्टिक इनकम यानी NDPFC निकल कर आता था। तो सेम वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा सबसे पहले GDP MP निकल कर आता है। याद रखना वैल्यू एडेड मेथड जो था वो देश का टोटल प्रोडक्शन बताता था, इस बात पे कि प्रोड्यूसर ने कितना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड किया है देश के अंदर। ठीक है, तो यानी प्रोडक्शन को बेस लेकर यहाँ पर हम अपने देश का टोटल प्रोडक्शन देखते थे वैल्यू एडेड में। पर बेटा जब हम एक्सपेंडिचर मेथड में आते हैं तो हम ये नहीं देखते कि प्रोड्यूसर ने कितना प्रोड्यूस किया, हम ये देखते हैं कि जितना भी देश में खर्चा हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, उस खर्चे को बेस लेकर हम यहाँ पे प्रोडक्शन को मेजर करते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस निकालते हैं। यानी जितना देश में टोटल खर्चा किया जा रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, हम मानते हैं कि हमारे देश में उतना ही टोटल प्रोडक्शन हुआ होगा। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना एक्सपेंडिचर मेथड से भी सेम हमारा टोटल प्रोडक्शन यानी GDP MP निकल कर आता है। ठीक है, अच्छा, इसको निकालने का जो फॉर्मूला था, ठीक है, एज पर एक्सपेंडिचर मेथड जब हम GDP MP निकालते हैं तो फॉर्मूला हमने देखा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर हमारा आता है बेटा इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और फिर आता है बेटा हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। तो ये सब जोड़ते हैं बेटा तो फिर हमारे पास कहीं निकल कर आता है GDP MP एज पर एक्सपेंडिचर मेथड। ये चारों कंपोनेंट्स हमें ऐड करने होते हैं, और इन चारों कंपोनेंट का मीनिंग मैं आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझा कर आ चुका था। ठीक है, आज न्यूमेरिकल सेशन है तो आज हम बस इनको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इनका
मीनिंग जानना है, इनके कंसेप्ट जानने हैं, तो आप मेरी प्रायर लेक्चर बेटा देखकर जरूर आए। आपको इनके मीनिंग कंसेप्ट सब समझ में आ जाएंगे बेटा। वहां पर मैंने हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है बाबू? 200 रुपये, तो आप 200 रुपये ऐड कर दोगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 100 रुपीज, तो आप 100 रुपीज ऐड कर दोगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया है? 500, तो 500 आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। नेट एक्सपोर्ट आपको कितना दिया? तो देखो नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट तो नहीं दिया है, पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया है। तो आपको याद होगा जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट आता है। तो यहाँ पे ना बेटा एग्जामिनर को हमें ना अपना नेट एक्सपोर्ट भी निकाल कर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर हो गया बेटा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, ठीक है। तो बताओ हम फॉरेन कंट्री में कितना एक्सपोर्ट कर रहे थे? फॉरेन नेशन के लिए हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे थे? 400 रुपये का माल एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो माल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन नेशन में, भले फॉरेन नेशन वाले इसके ऊपर खर्चा कर रहे होंगे क्योंकि वो लोग बाय कर रहे हैं, पर बना तो हमारे देश में है, बना तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो ये हमारे देश का खर्चा माना जाएगा। कि इस एक्सपोर्ट के ऊपर फॉरेनर्स जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर हमारे देश का एक्सपेंडिचर माना जाएगा, क्योंकि ये गुड्स हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस हुए थे। वहीं बेटा अगर हम देखें, तो इंपोर्ट हम फॉरेन कंट्री से कितना कर रहे हैं? 120। तो ये जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, भले इंपोर्ट करने के लिए ये जो गुड्स हमारा इंपोर्ट हो रहा है फॉरेन नेशन से टू द इंडिया, ठीक है, इंडिया के लोग फॉरेन नेशन से गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश के लोग इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं इंपोर्ट के ऊपर, पर फिर भी ये हमारे देश के खर्चे के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, इसे माइनस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे प्रोड्यूस हमने नहीं किया था, इसको प्रोड्यूस फॉरेन नेशन ने किया था। दैट्स वाई मेरे प्यारे बच्चों, हम ना यहाँ पर जो नेट एक्सपोर्ट यानी जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो नेट खर्चा यहाँ पर काउंट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, वो तब करते हैं जब हम एक्सपोर्ट में से माइनस करते हैं इंपोर्ट को। तो 400 में से 120 जाएगा, तो बेटा ये कितना बचेगा? 280 रुपये बचेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे बच्चे हमारा नेट एक्सपोर्ट आ गया 280। और आपको यहाँ पर बेटा सारे के सारे जो ये कंपोनेंट है प्लस कर देने, तो आपके पास जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया बेटा आपके पास रुपीज 1080। तो कहीं ना कहीं आपका बेटा जीडीपी एमपी निकल कर यहाँ पर रेडी हो गया है, ठीक है, आ गया है। अब एक बार जीडीपी एमपी आ गया, एग्रीगेट आ गया, तो आप आराम से आप अपनी नेशनल इनकम भी निकाल सकते हो। और नेशनल इनकम यहाँ आप सेकंड पॉइंट में निकाल दोगे। तो नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट होता है बेटा, वो होता है एनएनपी एफसी, ठीक है। और क्योंकि आपको जीडीपी एमपी पता चल चुका है, आपको एक एग्रीगेट पता चल चुका है, तो इस एग्रीगेट की मदद से आप जीडीपी एमपी की मदद से कहाँ शफल कर सकते हो? एनएनपीएफसी पे शफल कर सकते हो। एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जाना मैंने आपको अपने प्रायर क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसलिए प्लीज अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप नेशनल इनकम की पुरानी लेक्चर्स जरूर पढ़कर आएं, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में अच्छे से आएगा। तो याद रखना, हमने देखा था कि अगर हमें ग्रॉस वैल्यू से कौन सी वैल्यू पे जाना है? नेट वैल्यू पे, ठीक है ना। तो ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है, तो हम माइनस करते हैं मेरे बच्चे डेप्रीसिएशन। और अगर हमें मेरे प्यारे बच्चों डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे, क्योंकि एग्रीगेट का जो दूसरा फेस होता है वो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का होता है। तो अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है, तो बाहर से होने वाली नेट फैक्टर इनकम आपको ऐड करनी पड़ेगी। इसको हम शॉर्ट में एनएफआई बोलते हैं, पूरा नाम इसका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, ठीक है। बाकी एग्रीगेट का जो तीसरा फेस होता है वो प्रोडक्ट है, वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, उस पर आपको ज्यादा बोलते हैं ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर एग्रीगेट का जो चौथा फेस होता है बेटा, वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट होता है। तो यहाँ देखो हमें ना मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है।
याद रखें जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं, यानी ऐसे समझो कि फैक्ट्री से जब मार्केट में जाते हैं तो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, यानी एनआईटी ऐड हो जाता है। पर जब हम मार्केट से वापस कहाँ आते हैं बेटा, मार्केट से हम वापस आते हैं फैक्ट्री की तरफ, फैक्टर कॉस्ट की तरफ। तो जो एनआईटी हमने मार्केट में जाने के लिए ऐड करा था ना, उसी एनआईटी को अब वापस फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्ट्री में आने के लिए माइनस किया जाता है। तो हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो हम माइनस करेंगे एनआईटी। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे शफल करना नहीं आता है तो फिर आप कैसे यहाँ पर जीडीपी एमपी अगर निकाल भी लोगे तो कैसे आप एनएनपीएफ से निकाल पाओगे, निकालोगे भी तो गलत निकालोगे, क्योंकि आपको शफल करना नहीं आता। इसलिए प्लीज शफल करना आपको अच्छे से आना चाहिए, एग्रीगेट को कंपेयर करना आपको अच्छे से पता यहाँ पर होना चाहिए कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो बताओ जीडीपी एमपी कितना आया आप लोगों के पास, जीडीपी एमपी आया 1080 रुपीज। अच्छा, माइनस करेंगे इसमें से डैप। अच्छा, डैप क्वेश्चन में गिवन था 100 रुपीज, 100 रुपीज से हम डैप माइनस कर देंगे। फिर प्लस करेंगे बाहर से होने वाली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कितना दिया है बेटा, 100 रुपीज दिया है, तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। माइनस करेंगे एनआईटी, और बड़े मजे की बात है एनआईटी डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में, कितना है 100 रुपीज, तो इसको भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 100 रुपीज। तो देखो माइनस 100 और प्लस 100 तो ये आपस में कैंसिल हो गया देखा जाए तो, है ना। तो आपको 1080 में सिर्फ 100 माइनस करना है, आप ऐसे कर सकते हो, बाकी आप कर लो। पहले आप माइनस करो फिर प्लस करो फिर माइनस करो, वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा स्मार्ट कर लो। माइनस 100 से प्लस 100 कैंसिल, तो 1080 में से सिर्फ और सिर्फ माइनस 100 करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास ₹980। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखो कितना स्मूथ था, कितने अच्छे से हो गया, है ना। यस, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा, इसको भी देखो। आपने कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम वंस अगेन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से आपको यहाँ पर अपना नेशनल इनकम निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले पॉइंट में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है 100 रुपीज, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है 200 रुपीज, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया है 100 रुपीज के साथ, एक्सपोर्ट्स आपको दिए हैं 400 रुपीज, इम्पोर्ट आपको दिए हैं 300 रुपीज के साथ, डेप्रीसिएशन यहाँ पे दिया है 100 रुपीज, एनएफआईए दिया है 100 रुपीज। याद रखें नेट फिक्स्ड कैपिटल दिया है, क्या दिया है, नेट फिक्स्ड कैपिटल दिया है कितना, 500 रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 200 रुपीज, ओपनिंग स्टॉक दिया है 200 रुपीज। याद रखना यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इस पूरे क्वेश्चन का, वो है ये नेट फिक्स्ड कैपिटल। बाकी सब इजी है, बाकी सब आराम से हो सकता है, पर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं नेट फिक्स्ड कैपिटल में। अब वो कैसे करते हैं अभी देखना, और इसको कैसे समझ सकते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। बट दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर डेटा, और इस डेटा को देखकर बेटा आपको अपना एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो करना है। और वैसे भी एक्सपेंडिचर मेथड के डेटा ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, तो एक्सपेंडिचर मेथड ही बाय डिफॉल्ट फॉलो होगा, और यहाँ से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। आइए बेटा, हमारा है अब आंसर नंबर 2। तो आंसर नंबर 2 में हम कैलकुलेशन करेंगे अपना, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कौन से मेथड से बेटा, एज यूजुअल एक्सपेंडिचर मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से अपना जीडीपी एमपी। फॉर्मूला वही है जो मैंने अभी बताया आपको, या जो हमने देखा ही था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, फॉर्मूला तो आप बहुत अच्छे से देख कर आए हो लास्ट लेक्चर में, तो आप बस अपने फॉर्मूले को यहाँ पे मेंशन कर दो पहले। तो जीडीपी एमपी कैसे निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देश में जितना भी हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको जोड़ दो, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारे देश में गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे कि
गवर्नमेंट्स को भी गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होती है, प्लस स्कूल हॉस्पिटल्स में जो बोलते हैं ना टीचर्स और डॉक्टर्स को जो सैलरी देते हैं, पुलिस को अपॉइंट किया गया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पुलिस बोलते हैं ना गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट होती है, पुलिसमैन को जो सैलरी मिलती है कौन देता है ये सब, ये गवर्नमेंट ही देती है। तो गवर्नमेंट को भी आए दिन गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करना होता है, तो उसको हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट है देश के अंदर इन्वेस्टमेंट पे भी खर्चा करते हैं लोग, है ना, कैपिटल एसेट्स पे, स्टॉक्स पे, है ना, तो इन पे भी खर्चा होता है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट हम अपने एसेट्स के ऊपर करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और फिर लास्ट में जो हम खर्चा ऐड करते हैं वो करते हैं नेट एक्सपोर्ट, कि जितना माल हमारे देश से नेट क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, भले उस पर खर्चा फॉरेन नेशन वाले कर रहे हो नेट एक्सपोर्ट पे, ठीक है, पर वो जो नेट एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे देश से, नेट एक्सपोर्ट, उसको बनाया तो हमारे देश ने है, तो भले खर्चा फॉरेनर्स कर रहे हो पर बनाया हमारे देश ने है, इसलिए वो हमारे देश के खर्चे के अंदर यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब ये ढूंढो, देखो क्या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, द आंसर इज यस, डायरेक्ट दिया है 100, तो 100 रुपीज से कॉपी पेस्ट कर दोगे यहाँ पे, देखो कुछ भी नहीं, देखो कितने आसान क्वेश्चन है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखो कितना दिया है, डायरेक्ट 200 रुपीज, यहाँ पे ऐड कर दो। अच्छा, अब बात आई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, तो देखो डेटा आप सारा का सारा देख लो मेरे बच्चे, कहीं भी ना हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दिया। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें डायरेक्ट दे रखा था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करी थी और अपना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो हम प्रेजेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है। अब नहीं दिया है तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मैंने फॉर्मूला लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का जो मतलब है वो है टोटल इन्वेस्टमेंट, कि देश के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्चा हो रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, जब हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई कहीं ना कहीं पेमेंट तो कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर बोलते हैं ना कि खर्चा तो हो ही रहा है, तो इसलिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि टोटल इन्वेस्टमेंट पे होने वाला एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लेते हैं ग्रॉस फिक्स्ड, ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, एंड उसमें हम प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक, ठीक है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। याद रखें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पे कि जितने भी हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, लाइक मशीन, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ठीक है, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो प्रोड्यूसर, ठीक है, यूज करते हैं धंधा करने के लिए, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्शन करने में हमें हेल्प मिलती है, तो ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और वैसे ही मेरे बच्चे हमारे प्रोड्यूसर के पास ना एट द एंड ऑफ द पीरियड या एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बच जाता है, कुछ अनसोल्ड गुड्स बच जाते हैं, तो वो अनसोल्ड गुड्स ना हमारे प्रोड्यूसर्स की सेल्फ इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि वो अनसोल्ड गुड्स तो अभी मार्केट में बिका नहीं, पर वो प्रोड्यूस तो इसी साल हो गया, उस पर खर्चा तो इसी साल किया गया होगा उसको बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जितना भी खर्चा उन गुड्स पर जो अभी तक कंज्यूम नहीं हो पाए, जो अभी भी अनसोल्ड हैं, उसको ना बिजनेस की एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट मान लिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि बिजनेस ने उस पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे एक तरीके से जो फिक्स एसेट्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, वो हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और जो करंट एसेट्स हैं वो यहाँ पर एक तरीके से चेंज इन स्टॉक है। तो अगर अकाउंटेंसी वाले बच्चे जो अकाउंट्स पढ़ते हैं बेटा कॉमर्स के अंदर, अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो समझे कि ये फिक्स एसेट हो गए और ये करंट एसेट हो गए, एक तरीके से आप मान सकते हो इनको, ठीक है। बाकी यहाँ पर नाम तो इनका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक ही हम लिखते हैं, बाकी लास्ट लेक्चर पे मैंने इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाया था, अंडरस्टैंड करवाया था। अब देखो क्वेश्चन में ना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखो, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिया है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, मतलब ग्रॉस भी नहीं दिया है, देख रहे हो, ग्रॉस भी नहीं दिया है। तो आपको ना
आपको ना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे हम? तो देखो, क्वेश्चन ने थोड़ा सा काम तो हमारा आसान कर ही रखा है, ठीक है? उसने हमें नेट फिक्स्ड कैपिटल या नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी आप कह सकते हो। तो नेट फिक्स्ड कैपिटल तो उसने हमें दे ही रखा है, तो हमें नेट तो चाहिए नहीं बेटा, हमें तो ये चाहिए नेट से ग्रॉस चाहिए। तो आपको याद होगा, जब भी हम नेट वैल्यू से ग्रॉस पे जाते हैं तो हम प्लस करते हैं डेप्रीसिएशन। अगर ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। ग्रॉस यानी टोटल वैल्यू, नेट मतलब एक्चुअल। तो टोटल से अगर एक्चुअल वैल्यू पे जा रहे हैं, ग्रॉस से अगर नेट पे जा रहे हैं, तो वहां पे हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को। बट अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसे में बेटा हम यहाँ पर अपने डेप को प्लस करते हैं। तो नेट फिक्स्ड कैपिटल बेटा हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? 500। तो हम 500 यहाँ पे, ठीक है, 500 यहाँ पे मेंशन करेंगे और प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बेटा कितना दिया है? 100, ठीक है? तो 100 यहाँ पर प्लस कर देंगे। 500 प्लस 100 कितना होगा बताओ? ₹600। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बेटा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ गया है। द आंसर इज यस, 600। और अब हम प्लस करेंगे अपना चेंज इन स्टॉक। तो आप मुझे बताइए, क्या हमारे पास चेंज इन स्टॉक गिवन है? ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक देखो, डायरेक्ट तो कहीं भी गिवन नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है चेंज इन स्टॉक। पर हाँ, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है और ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है। तो हम ना क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके अपना चेंज इन स्टॉक भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे प्यारे बच्चों, हम अपना चेंज इन स्टॉक भी निकालेंगे, ठीक है? चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे गाइस? फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, चेंज इन स्टॉक का, ठीक है, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है 200 और ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? क्वेश्चन में ये भी 200 है। तो इसका मतलब है कि हमारा चेंज इन स्टॉक जीरो है। अब हमारा चेंज इन स्टॉक जीरो है तो हम जीरो लिखेंगे और 600 प्लस जीरो करेंगे तो ये 600 रुपीज ही आ जाएगा। तो हमारा ना देखो, एक तरीके से ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को ऐड करके आया, वो कितना आया यहाँ पे? 600 आया। तो इजी था, ये भी इजी था, बस थोड़ा कहाँ फंसाने की कोशिश करी, इस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। तो ग्रॉस की जगह पे बेटा क्या दे रखा था आपको? नेट दे रखा था, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमने इसे नेट से किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्रॉस में, बाय एडिंग डेप। तो हमारी वैल्यू आ गई ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें हम चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर रहे थे, पर जब हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करा तो आंसर जीरो आया। तो चेंज इन स्टॉक की जगह पे हमने जीरो प्लेस कर दिया और हमारा जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आया वो 100 है। बात करें बेटा नेट एक्सपोर्ट की, तो नेट एक्सपोर्ट आपको बेटा डायरेक्ट तो दिया नहीं है, बट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आप अपना नेट एक्सपोर्ट निकाल सकते हो। तो आप अपना नेट एक्सपोर्ट में यहीं पे निकाल लेता हूँ, देखो है ना, प्लस निकाल लूँ यहीं पे। तो एक्सपोर्ट कितना है बताओ? एक्सपोर्ट कितना है? 400। आप यहीं पर भी निकाल सकते हो वैसे, क्योंकि छोटा सा है पॉइंट नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना है? इंपोर्ट 300। तो 400 माइनस 300 भी कर सकते हो। तो बताओ, तो 100 ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये सब ऐड कर दो आप, 100 प्लस 200 प्लस 600 कितना होगा? ये हो जाएगा आपके पास 900 प्लस 400 में से 300 जाएंगे तो कितना बचेगा? 100। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा ₹1000। तो ये जीडीपी एमपी आ गया। और एक बार आपका जीडीपी एमपी आ गया ना बेटा यहाँ से, तो आप आराम से अब अपना सेकंड पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो? नेशनल इनकम निकाल सकते हो। तो देखो, अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है एनएनपीएफसी, ठीक है? अब वो कोई और भी एग्रीगेट पूछता ना, लाइक वो एनडीपीएफसी पूछ लेता, जीएनपीएमपी पूछ लेता, कोई और भी अगर एग्रीगेट पूछ लेता तो हम निकाल सकते थे, क्योंकि हमें हमारे पास
हमारा मेन एग्रीगेट जीडीपी एमपी आ चुका है। अब इसकी हेल्प से हम कोई भी एग्रीगेट निकाल सकते हैं। तो नेशनल इनकम अगर हमने निकालना है तो वंस अगेन हम जीडीपी एमपी प्लेस करेंगे आरएचएस में, और जीडीपी एमपी से हम जाएंगे कहाँ, एनएनपीएफसी की तरफ। तो बताइए अगर हम ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं, ठीक है, ग्रॉस से नेट वैल्यू पे जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम से अगर हम नेशनल इनकम पे जाएंगे तो डोमेस्टिक होती है घरेलू इनकम जो इंडिया के अंदर से हो रही है हमें, और नेशनल इनकम होती है इंडिया की वो टोटल इनकम जो हमारे देश को, हमारे इंडिया को डोमेस्टिकली भी हो रही है और फॉरेन से भी हो रही है। तो हमें ना बस डोमेस्टिक इनकम में नेशनल इनकम अपनी, डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम पे जाना है तो हमें प्लस करना है एनएफआईए, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, एग्रीगेट का जो थर्ड फेज होता है वो कांस्टेंट होता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना। मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था नेशनल इनकम, यहाँ पे भी वैसे ही निकल रहा है। मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो बेटा हम माइनस कर देंगे एनआईटी। अगर हम फैक्टर कॉस्ट से, मैं बार बार कह रहा हूँ, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना होता तो हम प्लस करते हैं फिर एनआईटी, क्योंकि टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज में ऐड होते हैं मेरे बच्चे। पर हमें यहाँ मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो हमने माइनस कर दिया एनआईटी। अच्छा अब देखो जीडीपी एमपी कितना दिया हमें, जीडीपी एमपी हमने अभी निकाला 100 रुपीज, 1000 रुपीज। तो जीडीपी एमपी की जगह हम 1000 रुपीज मेंशन कर देंगे। माइनस करेंगे बेटा इसके बाद डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन कितना दिया है बेटा 100, तो हम इसको 100 से माइनस कर देंगे। एनएफआईए, यहाँ पे हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी है, जो हमें नेट इनकम हो रही है अब्रॉड से कितनी हो रही है 100, ये भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे एनआईटी मेरे बच्चे। और एनआईटी आपको यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना 100। अगर एनआईटी डायरेक्ट नहीं दिया होता तो फिर हम ढूंढते इनडायरेक्ट टैक्स और उसमें से माइनस करते सब्सिडीज, तब आपका एनआईटी आता, ठीक है। पर मेरे बच्चे यहाँ पे आपको एनआईटी दिया है तो यहाँ पे हम एनआईटी डायरेक्टली मेंशन करेंगे जो कि है कितना 100। बोलो क्लियर है? यस। अब ये बताओ, देखो यहाँ पे भी -100 और +100 आपस में कैंसिल हो गए, तो आप 1000 में से 100 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा कितना 900। तो देखो इतना इजी है क्वेश्चन, ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी है। तो इसलिए एग्जाम में बिल्कुल ना अपना जो कंसंट्रेशन है वो बना के रखना है, क्वेश्चंस गलत नहीं करने। वैसे ही मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो लिखा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड करो जीडीपी एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकालना है। हाँ, तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा आता भी जीडीपी एमपी ही है। फिर कह रहे हैं पॉइंट नंबर 1 में कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है 600, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है 250, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया है 180, चेंज इन स्टॉक दिया है 20, एक्सपोर्ट दिया है 50, इंपोर्ट दिया है 40। तो सिंपल सा डेटा है, आप यहाँ फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिए इसको। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बेटा। चलो फिर भी इसको कर लेते हैं। देखो आंसर नंबर थर्ड, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कैलकुलेशन करना है ऑफ जीडीपी एमपी, कौन से मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। यस। अब अगर यहाँ पे मेरे बच्चे हम जीडीपी एमपी निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम शॉर्ट में पी एफ सी भी कह सकते हैं ना, कहना चाहें तो शॉर्ट में, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम शॉर्ट में जी एफ सी भी कह सकते हैं, बोलो हाँ कि ना, ठीक है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा आता है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं कैपिटल गुड्स एंड
अनसोल्ड गुड्स पे यानी चेंज इन स्टॉक पे, वो सब जोड़कर हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी टोटल इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में GDCF भी कह सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट में आता है प्लस नेट एक्सपोर्ट, जिससे शॉर्ट में हम X-M भी कह सकते हैं। बोलो हाँ कि ना, समझ में आता है ना? यस। तो डेटा में ना इनका शॉर्ट फॉर्म दे रखा था, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, देखो 600 दे रखा है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 250 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दिया है कितना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दिया है कितना, 180, ठीक है। हाँ, अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता, ठीक है, याद रखना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों को ऐड करके मिलकर बनता है। एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और एक होता है चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो याद रखना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जो कैपिटल गुड्स पे हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जैसे मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है, उस पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और चेंज इन स्टॉक को क्या कहते हैं बाबू, चेंज इन स्टॉक को हम अनसोल्ड गुड्स कहते हैं। हम मान लेते हैं कि जितना माल जो इस साल बना है देश में, करंट पीरियड में जो बना है, करंट ईयर में जो बना है, जिससे बिजनेस अभी तक बेच नहीं पाया पर बना तो इसी साल है, तो हम मान लेते हैं कि उसमें बिजनेस की सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, तो उसको भी ऐड किया जाता है, तब जाके आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है। अब क्वेश्चन ने पता है क्या करा, देखो क्या माइंड गेम खेला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया और चेंज इन स्टॉक भी दिया। तो जब मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है, तो मैं मानूंगा ना कि इसमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों ऐड है, तो मैं अब दोबारा चेंज इन स्टॉक को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ऐड नहीं करूंगा। ये चेंज इन स्टॉक मुझे जो दिया है सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी कंफ्यूजन के तौर पे दिया है, मुझे इस चेंज इन स्टॉक को यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि मुझे टोटल हेड यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। हाँ, अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता तो जरूर चेंज इन स्टॉक को ऐड कर कर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लेता, पर क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है तो हम यहाँ चेंज इन स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। बोलो क्लियर है? यस। अब बताओ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट कितना दिया है, ये दिया है 180, ठीक है, तो ये हमने देखो ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद हमारा आ रहा है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट देखो दिया तो नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो एग्जामिनर को अलग से भी नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब बताओ एक्सपोर्ट कितना किया था, एक्सपोर्ट किया था 50 रुपीज, ठीक है, इंपोर्ट किया था 40 रुपीज, ठीक है, तो 50 - 40 करोगे तो कितना आएगा, ये ₹10 आएगा, ठीक है। डेटा करोड़ में है तो याद रखना 10 करोड़ आएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है? अब इसी 10 करोड़ को ना आप नेट एक्सपोर्ट में मेंशन कर दोगे, अब सबको ऐड कर दो तो यू विल गेट योर GDP MP। देखो कितना आसान है, ठीक है, देखो तो 600 प्लस 250 प्लस 180 प्लस एंड 10 प्लस, तो ये हो जाएगा 1040 करो। बोलो क्लियर है? द आंसर इज सिंपल। देखो कितना इजीली हमारा GDP MP निकल गया, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं अपने आंसर नंबर 4 पे, ठीक है, आंसर नंबर 4 पे इसको ध्यान से देखेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड है बेटा वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन बिलो, ठीक है, आपको ना कुछ डेटा दिया है, ठीक है, बिलो, ठीक है, उनको पढ़ के आपको ना इमेज उनको पढ़कर, ठीक है, जो कि एक इमेजनरी इकोनॉमी का डेटा है, इमेजनरी इकोनॉमी मतलब हाइपोथेटिकल मानी हुई एक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर ये डेटा है, और उस डेटा को पढ़कर ना आपको एस्टिमेट करना है, फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी आपको निकालना है NDPFC। हमने कहा ठीक है। अब देखो वैसे तो ना NDPFC का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है इसका मतलब? डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम ना NDPFC जो निकलता था वो किस मेथड से निकलता था? इनकम मेथड से,
क्योंकि इनकम मेथड को सॉल्व करके ना हमारा आता था एनडीपीएफ। पर क्या यहाँ पे आप ये समझेंगे कि हमें अगर एनडीपीएफ से निकालना है तो इनकम मेथड फॉलो करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। हमेशा जरूरी नहीं कि अगर एनडीपीएफ पूछा है, डोमेस्टिक इनकम पूछा है तो इनकम मेथड ही लगेगा। आप एक बार क्वेश्चन के डेटा को अच्छे से पढ़े, देखें किस मेथड का, अगर वैल्यू एडेड का डेटा ज्यादा है तो वैल्यू एडेड लगाओ, इनकम मेथड का डेटा ज्यादा गिवन है तो इनकम मेथड लगाओ, एक्सपेंडिचर मेथड का डेटा ज्यादा गिवन है तो एक्सपेंडिचर मेथड लगाओ। इसलिए तीनों मेथड आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखो हम अपना पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा डेटा सबसे ज्यादा गिवन है। तो देखो हमें सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ओ सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 200, एक्सपोर्ट कितना है 50, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है कितना 320, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, याद रखना डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। हम फिक्स कैपिटल को जितना कंज्यूम करते हैं बेटा, उतना हमारा एसेट यानी कैपिटल गुड्स का वैल्यू रिड्यूस होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है 35, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिया है 470, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नेट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है चेंज इन स्टॉक, ठीक है, याद रखना, यानी अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स को हम मान लेते हैं ना कि वो बिजनेस की अपनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट हो गई, तो इसलिए चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मानते हैं। नेट इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें क्लोजिंग में से हम ओपनिंग ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, इसलिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में नेट लिखा है। अगर नेट नहीं भी लिखा रहता तो भी हम मानते हैं कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ रखा होगा, जिसे हम चेंज इन स्टॉक कहते हैं। पर हाँ, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पॉजिटिव में नहीं माइनस में है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकाला होगा, चेंज इन स्टॉक निकाला होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, तो पता है क्या हुआ होगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम रही होगी, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा रही होगी, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने के कारण आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव नहीं नेगेटिव में यहाँ पर काउंट कर लिया गया। इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर ना बिजनेस ने इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं किया है, डिक्रीज किया है, इसका मतलब ये माना जाएगा। तो यहाँ पे ना आपका चेंज इन स्टॉक यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नेगेटिव का मेंशन है, ठीक है। पॉजिटिव होता तब कोई दिक्कत नहीं है, तब हम चेंज इन स्टॉक यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिव मानते हैं। हम मानते हैं कि ड्यूरिंग अ ईयर बिजनेस जो है उसने बोलते हैं ना कि इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट किया है, हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, तब आपका क्लोजिंग ज्यादा होता और ओपनिंग कम होता अगर ये पॉजिटिव होता तो, ठीक है, याद रखना। तब हम मानते हैं कि हमारे देश में जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाया है, इन्वेंट्रीज पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है, ठीक है। फिलहाल माइनस है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है, चेंज इन स्टॉक माइनस का है, माइनस में काउंट होगा। इंपोर्ट दिया है 60, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी दिया है 50, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है 20। तो देखो बेटा डेटा पूरा गिवन है, इस पूरे डेटा को पढ़कर मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर फाइंड करना है अपना एनडीपीएफसी। तो आप ध्यान से देखो तो एक्सपेंडिचर मेथड का ही डेटा सबसे ज्यादा गिवन है, तो यहाँ पे हम आंसर नंबर 4 पे कैलकुलेशन करेंगे। देखो उसने इस बार नेशनल इनकम नहीं पूछा है, कैलकुलेशन करो ऑफ एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम निकालो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एनडीपीएफसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है, ठीक है। पर ये जो हम निकालेंगे कौन से मेथड से निकालेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड का डेटा हमें सबसे ज्यादा गिवन है। अब याद रखो एक्सपेंडिचर मेथड कहता है भाई हम तो पहले क्या ला कर देंगे आपको, जीडीपी एमपी, ठीक है, और यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड का, एज पर जीडीपी एमपी ये हो जाएगा प्राइवेट फाइनल, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और प्लस करेंगे नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब ध्यान से,
अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है देखो, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5th पॉइंट में दिया है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड मतलब जो देश में रह रही जनता है, पब्लिक है, उसके द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है, उसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो इसका अमाउंट कितना था मेरे बच्चे, 470, तो कॉपी पेस्ट कर देंगे 470। वैसे ही गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है 320 रुपीज का, तो ये ऐड हो जाएगा। वैसे ही बेटा हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखेंगे, तो क्वेश्चन में ना देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, बीच में फिक्स्ड लिख दिया। इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट गिवन नहीं है, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे बच्चे, देखो हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पे बस जो अपने फिक्स एसेट्स पे, कैपिटल गुड्स पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको ऐड करना है, यानी ग्रॉस फिक्स्ड, ठीक है। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें प्लस कर देना है चेंज इन स्टॉक, ठीक है, चेंज इन स्टॉक। इसको मैं थोड़ा सा और डीप बना सकता था, क्या पता मैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी डायरेक्ट नहीं देता, ग्रॉस के जगह पे क्या दे देता, नेट। तो फिर आपको बेटा अपने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने के लिए क्या करना पड़ता, नेट, अगर मैं नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देता तो आपको इसमें डेप्रिसिएशन अलग से ऐड करना होता, तब जाके ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बनता, ठीक है। पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मैंने आपको डायरेक्ट दिया है 200 रुपीज, तो इसे हम यहाँ पे डायरेक्ट 200 रुपीज के साथ मेंशन कर देंगे, ठीक है। याद रखना पिछले क्वेश्चन में इन्होंने यही करा था, ठीक है, आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ना देकर नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया था, तो आपने नेट में क्या ऐड करा था, डेब्ट, तो आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आया था। अच्छा अभी का जो क्वेश्चन है इसमें अच्छी बात है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट 200 रुपीज दे रखा है, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, पर क्योंकि ये माइनस का है बेटा तो हम इसे माइनस का मेंशन करेंगे। कितना गिवन है ये 40, तो -40, बाकी 200 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 200 -40 करोगे तो ये 160, डेटा करोड़ में है तो ₹160 करोड़ हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस। तो यहाँ पे ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 160 करोड़। इसके बाद हम ऐड करेंगे बेटा अपना नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट हमें डायरेक्ट दिया है क्या, तो डायरेक्ट तो नहीं दिया है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिए हैं 50 - 60, तो चाहे आप इसे यहीं कैलकुलेट कर लीजिए चाहे अलग से कर लीजिए, ठीक है। तो चलो अलग से दिखा देते हैं एग्जामिनर को। सर अगर हम यहीं पे माइनस कर दें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अरे बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि अगर आप इन्फॉर्मेशन अलग से दिखा रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, बाकी मुझे समझाना भी होता है, इसलिए बच्चों को क्लैरिटी देने के लिए मैं अलग से भी इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। और ये बताओ एक्सपोर्ट्स कितने दिए हैं, एक्सपोर्ट्स दिए हैं 50, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इंपोर्ट्स कितने दिए हैं बेटा, इंपोर्ट्स दिए हैं 60 ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर ना माइनस का ₹10 करोड़ आता है, देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है, तो इसका मतलब यह है कि हमने नेट एक्सपोर्ट करा नहीं है फॉरेन कंट्री में, उल्टा हमने नेट इंपोर्ट किया है। जब हमारा नेट एक्सपोर्ट माइनस का हो जाए तो इसका मतलब है ये नेट इंपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हमने फॉरेन देश को गुड्स सप्लाई नहीं करे हैं, उनसे ड्यूरिंग अ ईयर कुछ ज़्यादा ही खरीद लिए हैं फॉरेन नेशन से, तो माइनस का हो जाएगा ये 10, ठीक है, माइनस का 10 करोड़। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 470 प्लस 320, ठीक है, प्लस 160, तो ये हो गया आपके पास 950, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा ₹940 करोड़। अब देखो आपने यहाँ से ना अपना जीडीपी एमपी तो निकाल लिया, पर हमसे उसने क्या पूछा था, एनडीपीएफ से डोमेस्टिक इनकम,
तो अब हम अपनी डोमेस्टिक इनकम भी निकाल लेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, बोले तो एनडीपी एफसी आराम से निकल जाएगा। देखो तो यहाँ पे जीडीपी एमपी हम निकाल चुके हैं। अब हमें जीडीपी एमपी की मदद से एनडीपीएफसी पे जाना है, शफल करना है। कैसे करेंगे? ग्रॉस से जाएंगे नेट वैल्यू पे, तो माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। फिर हम बेटा डोमेस्टिक इनकम से, डोमेस्टिक इनकम सेकंड फेज डोमेस्टिक या नेशनल होता है, तो यहाँ डी सेम है तो हमें कुछ नहीं करना। अच्छा, एग्रीगेट का तीसरा फेज सेम रहता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, उसमें भी हमें कुछ नहीं करना। अच्छा, मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो देखो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो एनआईटी ऐड होता है। अब मार्केट प्राइस से हमें कहाँ जाना है? फैक्टर कॉस्ट रियलिटी में, तो हम माइनस करेंगे एनआईटी। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। तो जीडीपी एमपी हमने अभी निकाला था बेटा 940 करोड़, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से दिया है 35, और माइनस कर देंगे एनआईटी। तो मेरे प्यारे बच्चे एनआईटी आपको डायरेक्ट दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना? 50। ठीक है, तो 940 में, ठीक है, 940 में आप माइनस करेंगे 35, माइनस करेंगे 50, तो ये आ जाएगा आपके पास 855 करोड़। तो आई होप बेटा कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए हों। ठीक है, और आराम से देखो हमने यहाँ पे एनडीपीएफ से निकाल लिया। तो कहने का मतलब न्यूमेरिकल बहुत इजी थे बेटा, चारों के चारों। ठीक है, बस आपको इनका निरंतर क्या करना है? रिवीजन करना है। एग्जाम में बेटा यहाँ से बाहर नहीं आएगा, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से, बोलते हैं ना, पढ़ते रहना है, इनका रिवाइज करते रहना है। अच्छा, एक बात और थी छोटी सी, वो मैं बस डिस्क्लोज कर दूं। हमें ना जितने भी हमने चारों क्वेश्चन करे ना बेटा, ठीक है, हमें चारों ही क्वेश्चंस में एनएफआईए डायरेक्ट दे रखा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड डायरेक्ट दे रखा था। बट अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड डायरेक्ट ना दिया हो तो फिर हमें इसका फॉर्मूला देखना होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है, याद रखें, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है, तो तब हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अगर एनएफआई, जैसे एनआईटी ना दिया हो तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके हम एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल सकते हैं। वैसे ही एनएफआई अगर डायरेक्ट ना दिया हो तो हमें इसका फॉर्मूला देखना होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वैसे एनएफआई डायरेक्ट ही दे रखा था तो ज़्यादा दिक्कत हमें हुई नहीं, बट अगर नहीं दिया होता तो हम ऐसे निकालते हैं। हमने जो प्रायर दो मेथड्स करे थे बेटा, इससे पहले वैल्यू एडेड और इनकम मेथड, हमने वहाँ देखा था कि हमारे पास एनएफआई डायरेक्ट नहीं था, तो हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई किया था। ठीक है, यस। बाकी अगर मान लो फ्रॉम एब्रॉड 50 है, टू एब्रॉड 60 है, तो ऐसे में आपका एनएफआई है पॉजिटिव की जगह माइनस का बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू माइनस की आएगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप कहीं तो मैंने एनएफआई ऐड किया होगा, हाँ देखो, जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे थे तो हम एनएफआई को ऐड करे थे, बट अगर एनएफआई की वैल्यू माइनस में आए तो फॉर्मूले में प्लस हो रहा है बट वैल्यू किस में आएगी? माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो याद रखना एनएफआई है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो मतलब फ्रॉम एब्रॉड की वैल्यू ज्यादा है, टू एब्रॉड की वैल्यू कम है। बट अगर मान लीजिए एनएफआई नेगेटिव का गिवन है तो समझ जाना फ्रॉम एब्रॉड की वैल्यू कम होगी और टू एब्रॉड की वैल्यू ज्यादा होगी। बोलो क्लियर है? यस। चलिए, तो आज की क्लास हम बेटा यहीं पर ओवर करते हैं, और हमने आज की क्लास में बेटा अपना एक्सपेंडिचर मेथड बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा, क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो इस वीडियो के अपलोड होते साथ अपने डाउट पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के बीच में भी शेयर कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू नारा बेटा, बाय।